दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS GK GS स्टडी में। दोस्तों अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है जीके जीएस, स्टैटिक जीके या फिर करंट अफेयर की क्लास। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो दोस्तों आज की क्लास को शुरू करने से पहले अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी इस सेशन का हिस्सा बन सकें। और अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार। अगर आपको आगे भी तैयारी जारी रखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो दोस्तों ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न, और ध्यान रखना है आपको कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें एकदम टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। इजी टू मॉडरेट तरीके से ही पूछे जाते हैं। एकदम सरल भी नहीं हो सकते हैं या फिर एकदम टफ भी नहीं हो सकते हैं। तो हमने ऐसे ही प्रश्न लिए हैं इजी टू मॉडरेट। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र, यूरेनस, मंगल, वरुण। बताइएगा ज़रा। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को माना जाता है। और आपको ध्यान रखना है यह पृथ्वी की बहन तथा सांझ या भोर का तारा भी कहलाता है। तो दोस्तों इसको भी आपको याद रखना है। तो चलते हैं आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से आगे है 7 घंटे 15 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 18 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट। बताइएगा ज़रा। और भाई कमेंट वगैरह कीजिए। हाँ एकदम सन्नाटा छाया है, क्या बात है। हाँ हमें भी लगे आप लोग पढ़ने आए हैं या फिर हम अकेले ही पढ़ाया जा रहा हूँ। हाँ तो कमेंट करते रहिए आप लोग फटाफट। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच के मध्य 5 घंटे 30 मिनट का फ़र्क है। यानी दोस्तों आप कह सकते हैं भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच या GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और ध्यान रहे 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा या फिर ग्रीनविच मानक समय रेखा कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले IST का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको बताना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और वहीं बात करें GMT की तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो दोस्तों ये भी तो एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो चलते हैं आज की क्लास के प्रश्न नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है? 3415 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3785 किलोमीटर, 4122 किलोमीटर। बताइएगा ज़रा क्या रहने वाले इस प्रश्न का सही आंसर। तो भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी 3214 किलोमीटर है। और वहीं भारत की पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक की दूरी की बात करें तो लगभग 2933 किलोमीटर है। अगर भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो लगभग 15200 किलोमीटर तक है। और वहीं भारत देश की कुल तटीय सीमा यानी द्वीपों सहित की बात करें तो लगभग 7516.6 किलोमीटर है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों कोई भी चीज़ की तैयारी करो तो उसको एकदम गहराई तक पढ़ना चाहिए कि एग्जामिनर किस प्रकार के कौन से प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल होती है 2 डिग्री या उससे भी कम, 5 डिग्री या उससे भी कम, 1 डिग्री या उससे भी कम, 8 डिग्री या फिर उससे भी कम। बताइएगा ज़रा और कमेंट कीजिए। दोस्तों देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, किसकी तैयारी सबसे ज़बरदस्त है। तो समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल जो होती है वह 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। और दोस्तों यह महाद्वीपीय शेल्फ क्या होता है, आइए ज़रा जान लेते हैं। तो देखिए महाद्वीप और महासागर के मिलन स्थल में महाद्वीपी का महासागर की ओर जो बढ़ा हुआ जलमग्न भाग होता है, यानी जो जल वाला भाग होता है वह महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। और ध्यान रखना है महाद्वीपीय शेल्फ जिस तीव्र ढाल पर समाप्त होते हैं उसे शेल्फ ब्रेक कहा जाता है। यानी जहाँ पर जल रुक जाता है उसे शेल्फ ब्रेक कहा जाता है। और ध्यान रखना है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ साइबेरियन शेल्फ है, जिसकी चौड़ाई लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास है। यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? सोनप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग या फिर नंदप्रयाग। बताइएगा ज़रा। तो इनमें से
जो अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम स्थल है वह कर्णप्रयाग में होता है। तो आइए जान लेते हैं असल में यह मामला है क्या। तो अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम स्थल कर्णप्रयाग में है और अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों का संगम विष्णुप्रयाग में होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। और मंदाकिनी नदी जो है और अलकनंदा वह रुद्रप्रयाग में मिलती हैं और अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बताइएगा ज़रा आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन क्या भाई आपके लिए इतनी मेहनत जारी है और फिर न जाने आपकी लाइक करने की क्यों लाचारी है, हैं? गलत बात है। चलिए सेशन को फटाफट लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सी पंचवर्षीय योजना महान लोविस के विचारों पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना? बताइएगा ज़रा। तो महान लोविस के विचारों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी और ध्यान रहे इसमें दुर्गापुर, राउरकेला तथा भिलाई इस्पात कारखाने थे जो कि ब्रिटेन, जर्मनी तथा रूस के सहयोग से स्थापित किए गए थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने का आधार बनाया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में? बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। तो 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था और ध्यान रहे यह पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच चली। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 20.5%, 17.7%, 19.3%, 15.6%? बताइएगा ज़रा। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो दशकीय वृद्धि दर थी वह लगभग 17.7% थी, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था के FRVMA अधिनियम 2003 में एफ का अर्थ क्या है? कार्यात्मक, स्वतंत्रता, राजकोषीय या फिर वित्तीय? बताइएगा ज़रा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के FRVMA में एफ का मतलब होता है राजकोषीय, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अधिनियमित किया गया था 1986 में, 1980 में, 1998 में या फिर 2002 में? बताइएगा ज़रा। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में अधिनियमित किया गया था और ध्यान रहे यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए वर्ष 1986 में अधिनियमित किया गया था। इसको भी ध्यान रखना है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कोपरा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी आप याद कर लें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1959 में, 1955 में, 1951 में या फिर 1968 में? बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। तो भारत में नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 में पारित किया गया था और ध्यान रहे यह भारतीय संविधान का भाग 2 है जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की बात की जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 129 या अनुच्छेद 132? बताइएगा ज़रा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 130 में बताया गया है और बताया गया है कि अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या फिर स्थानों पर बैठेंगे जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर निर्धारित कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में कौन सा गायक नवरत्नों में से एक था? अल्लाह रखा,
आमिर खुसरो, तानसेन, उस्ताद अहमद लाहौरी। बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। तो मुग़ल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में जो गायक नवरत्नों में से एक था वह तानसेन था। और दोस्तों ध्यान रहे, अकबर के नवरत्न जिसमें अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोंडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याज़ा। तो सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में ये नवरत्न शामिल थे। इनको भी आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में कोई सा भी पूछ सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14 की तरफ। इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? शाहजहाँ को, औरंगज़ेब को, जहांगीर को या फिर अकबर को? बताइएगा ज़रा। और क्या भाई अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है? बड़ी गलत बात है। तो चलिए सेशन को लाइक कीजिए और चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने मित्रों के पास वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए। हाँ, अकेले अकेले देखे जा रहे हो, अपने मित्रों को नहीं बता रहे हो। हाँ, गलत बात है। चलिए फटाफट शेयर कीजिए। तो इबादत खाने की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है। और दोस्तों ध्यान रहे, अकबर के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य जिन्हें आपको याद रखना है। दास प्रथा पर रोक 1562 ईस्वी में की थी। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 ईस्वी में किया था। जजिया कर समाप्त 1564 ईस्वी में किया था। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में की थी। महजर की घोषणा 1579 ईस्वी में की थी। और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। तो दोस्तों ये रहे अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जिनको आपको याद रखना है। पेपर में कोई सा भी पूछ सकता है, इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा द्वारा बनवाया गया है। हमीदा बेगम, वेगा बेगम, महमम बेगम, गुलवदन बेगम। बताइएगा ज़रा। तो दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा हमीदा बेगम के द्वारा बनवाया गया है। और ध्यान रहे, हुमायूं का मकबरा यह दिल्ली में स्थित है, ये तो बात आपको पता है। लेकिन हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और हुमायूं की मृत्यु वर्ष 1556 ईस्वी में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और हुमायूं की कब्र का वास्तुकार मिर्ज़ा गयास बेग था, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, करनाल में, हैदराबाद में या लखनऊ में? बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में, बेंगलुरु में या कानपुर में? बताइएगा ज़रा। तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी संस्थान बेंगलुरु में स्थित है, जो कि यह कर्नाटक में पड़ता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 19 की तरफ। द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, Z.A. भुट्टो? बताइएगा ज़रा, क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर? द गोल्ड थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक सरोजनी नायडू हैं। और ध्यान रहे, सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं आज के क्लास के अंतिम प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 20 की तरफ। देखते हैं क्या कहता है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? बताइएगा ज़रा। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। अगर वहीं आपसे पूछे पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक कौन सी है, तो आपको बताना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और अगर महात्मा गांधी की पुस्तक पूछे तो आपको बताना है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो दोस्तों बताइएगा ज़रा, कैसी लगी आपको आज की क्लास, और क्या वाकई में सिलेक्शन दिलाने वाले हैं या प्रश्न या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको हर क्लास में कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है यहाँ पर। आप तो अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आगे भी आपको तैयारी रखनी है जारी, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त GK GS के प्रश्न। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।